नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है जनवरी 23 के आरबीआई के सर्कुलर पे बेस्ड। फर्स्ट वीडियो आप देख चुके होंगे, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एज पर बासल 3 कैपिटल रेगुलेशंस, बैंक कैन कंसीडर क्रेडिट रेटिंग issued by which credit rating agencies for risk weighting banks claim for capital adequacy purpose। ओके, इसमें सवाल ये पूछा है। देखिए, आपको बताया ना, बासल नॉर्म्स के हिसाब से हमको रिस्क वेट अलाउड है कि हमने अगर क्रेडिट कार्ड दिया तो उस पर कितना % रिस्क वेट लेना है। इसकी रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो रिस्क वेट क्लेम के लिए ऑथराइज हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, एज पर बासल 3 कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक कैन कंसीडर क्रेडिट रेटिंग issued by which credit rating agencies for risk weight claim बैंक्स क्लेम फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज। आरबीआई द्वारा जो स्पेसिफाइड है वो, या इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो, या लोकल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या नॉन प्रॉफिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनमें चारों में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑथराइज है बासल नॉर्म्स के कैपिटल रेगुलेशंस के हिसाब से। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है आरबीआई स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये 6 रेटिंग एजेंसी हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि एक रेटिंग एजेंसी को अभी आरबीआई ने बैन किया है जो इस पे रेटिंग नहीं दे सकती। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई की स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, वही अलाउड हैं। विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर क्रेडिट रिस्क वेट बैंक क्लेम। बैंक जो क्लेम करती है क्रेडिट रेटिंग का कि हमारी कैपिटल एडिक्वेट है रिस्क वेट के हिसाब से, वो 6 रेटिंग एजेंसी है जो आरबीआई की स्पेसिफाइड है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर करेंटली अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कितनी डोमेस्टिक एजेंसीज को अप्रूव किया है फॉर रिस्क वेटिंग क्लेम फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज। अभी मैंने आंसर आपको बता दिया, 6 रेटिंग एजेंसी। अभी नाम भी आपको बताऊंगा ये 6 रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच रेटिंग एजेंसी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एजेंसी बाय आरबीआई। देखिए, 6 रेटिंग एजेंसी हैं जैसे मैंने बताया। पहली है एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, दूसरी है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। तीसरी ब्रिक वर्क, इसको हटा दिया गया है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चौथी है क्रिसिल, तीसरी है क्रिसिल, चौथी है आपकी इकरा आईसीआरए, ये फोर्थ है। पांचवी है आपकी इंडिया रेटिंग, इंडिया रेटिंग, और छठी जो रेटिंग एजेंसी है वो इन्फोमेरिक्स है, इन्फोमेरिक्स। मैं यहां लिख देता हूं, इन्फोमेरिक्स। ये 6 रेटिंग एजेंसी, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशंस करके कंपनी है। ये 6 रेटिंग एजेंसी है। ब्रिक वर्क को अभी हटा दिया गया है आरबीआई द्वारा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, किस रेटिंग एजेंसी को रिमूव किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क वेइंग बैंक्स क्लेम फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज। देखो, ये रिस्क वेट जो असाइन किया जाता है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज के लिए, उसका पर्पज क्या है, क्यों ये असाइन किया जाता है। टू एंश्योर बैंक टू टेक ए मोर रिस्क, नहीं, बिल्कुल गलत है। टू एंश्योर दैट बैंक हैव एनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉस, कि पोटेंशियल लॉस जो होने की संभावना रहती है बैंकिंग सेक्टर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बैंकों के पास सफिशिएंट टीयर 1 टीयर 2 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इनके पास है। यही इसका पर्पज है रिस्क वेट के पीछे। ओके, टू लिमिट द नंबर ऑफ बैंक इन द मार्केट, नहीं, ये भी गलत है। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द न्यू फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2023। देखिए, अभी न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में। उसका नाम क्या है, पहले तो इसमें नाम पूछा है। अंत्योदय अन्न योजना नहीं, प्राइमरी हाउस होल्ड स्कीम नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम है। तो करेक्ट आंसर है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है। अब इसमें किस किस स्कीम को सबस्यूम्ड किया गया है वो उस पर भी बात करेंगे। When did the implementation of the new food security scheme start? ये कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी 2023 से। नया जो फूड सिक्योरिटी स्कीम जो आई है वो है 1 जनवरी 2023 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Who are the beneficiaries of प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना जो PMGKY स्कीम है, उसके बेनिफिशियरी कौन है। इसके बेनिफिशियरी हैं, देखो, एक तो है आपके अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशियरी, और दूसरी है प्राइमरी हाउस होल्ड के बेनिफिशियरी। इनको रोल आउट किया जाएगा कब से, 1 जनवरी 2023 से। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसमें,
देखो अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी ये करेक्ट है, परंतु ये ज्यादा करेक्ट है पीएचएच और एएवाई। अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा कौन सा है, प्राइमरी हाउस होल्ड। नेशनल फूड सिक्योरिटी ये गलत है, और ऑल द पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ द पीपल ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आ गया एएवाई एंड पीएचएच बेनिफिशियरीज। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। Which of the following subsidies scheme will be subsumed under the प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना? इसमें कौन कौन सी स्कीम सम्मिलित की जाएंगी, सबस्यूम की जाएंगी? देखिए, सब्सिडी स्कीम ऑफ फर्टिलाइजर नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्सिडी स्कीम फॉर एलपीजी कनेक्शन, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सब्सिडी स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इससे भी लेना देना नहीं है। तो बचा आपका सी, फूड सब्सिडी फॉर टू एफसीआई एंड फूड सब्सिडी टू डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टेट। इस इन दोनों स्कीम्स को सब्स्यूम किया जाएगा किसमें, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना में। ओके, यानी सब्स्यूम में सम्मिलित किया जाएगा इन दोनों स्कीम को। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। व्हाट इज द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको नाम दिया गया मरीन एनएलपी, मरीन नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। ये सिंगल विंडो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसको नाम दिया गया मरीन, MARINE। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। व्हाट इज द एम ऑफ द एनएलपी मरीन, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन जो बनाया है उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज ये है, व्हाट इज द एम, टू इंक्रीज द कॉस्ट एंड टाइम डिले फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर। बढ़ाएंगे तो क्या फायदा है, वो तो कम ही करना है। टू कनेक्ट ओनली द फ्यू स्टेक होल्डर्स, नहीं फ्यू तो हो ही नहीं सकता। टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम डिले, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव एफिशिएंसी, सही है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, एंड अचीव इजियर, फास्टर एंड मोर कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। आंसर देख के ही पता चल जाएगा आपको कि सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनएलपी मरीन इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट? जो शिपमेंट आपका जा रहा है उसको ट्रैक कैसे करेंगे, उसमें क्या फायदा मिलेगा? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ट्रैकिंग शिपमेंट, बिल्कुल गलत है। इट प्रोवाइड पार्शियल ट्रैकिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। इट प्रोवाइड कंप्लीट डोमेस्टिक ट्रैकिंग ऑन द शिपमेंट विद नोटिफिकेशन ऑन ईच स्टेज। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, दूसरी से तीसरी पे, और तीसरी से फाइनल पे पहुंचेगा तो हर स्टेज पे नोटिफिकेशन भी आएगा, और आप डोमेस्टिक ट्रैकिंग कर सकते हो, कंप्लीट ट्रैकिंग इसकी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। व्हाट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? देखो हाल ही में कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया है, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट? क्या है आंसर इसका? A program to reduce greenhouse gas emission from hydrogen production, a plan to increase job in renewable sector, a initiative to promote the use of hydrogen as a fuel in transportation, a mission with an initial outlay of 19,744 crore to promote green hydrogen production and transition to clean energy। ये करेक्ट आंसर है इसका। देखो 19,744 करोड़ रुपए का टोटल आउटले होगा इसमें। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, इसको प्रमोट करना है, और क्लीन एनर्जी की तरफ हमको ट्रांजिशन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इसमें कितना टोटल आउटले है, ये अभी हम कर चुके हैं। 19,744 करोड़ रुपए का टोटल आउटले रहेगा इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। व्हाट इज द लाइकली आउटकम ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाई 2030? 2030 तक क्या उम्मीद की जाए इससे, क्या इसका आउटकम रहेगा? क्रिएशन ऑफ 10 लाख जॉब्स, नहीं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फॉसिल फ्यूल, ये भी नहीं। रिडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, तो क्या है, देखो 2030 तक का मिशन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करें, with an associated renewable energy capacity addition of 125 gigawatt in the country। ये इसका मिशन है 2030 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 ले रहे हैं। अब ईज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। ईज क्या है? एनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। बैंकों में आपका एक्सेस बढ़े, यानी कस्टमर को एक्सेस बढ़े बैंकों की तरफ, और सर्विस एक्सीलेंस मिले उनको, है ना। तो ईज 5.0 आया है, ये 2018 में शुरू हुआ था और 23 तक 5.0 पे आ गया है। तो क्या है ये रिफॉर्म एजेंडा फॉर प्राइवेट बैंक, एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है। गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट नहीं, ये हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। करेक्ट आंसर है कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, ये ईच 5.0।
अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, व्हाट इज द रोल ऑफ आईबीए। देखो इसको इंप्लीमेंट करने वाला है इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए, ठीक है। तो इसका रोल क्या है, इसका रोल है टू इंप्लीमेंट करना और इसको मॉनिटर करना। ये दोनों काम किसको दे दिए हैं, आईबीए को, इंडियन बैंक एसोसिएशन को। उसका काम है पब्लिक सेक्टर बैंकों की परफॉर्मेंस को इसमें इंप्लीमेंट, उनसे ये ईज जो रिफॉर्म्स है उनको इंप्लीमेंट कराना और उनको मॉनिटर करना कि किसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। टू प्रोवाइड लोन टू पीएसबी गलत है, टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर गलत है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसएसआई ये भी गलत है। ओके, करेक्ट आंसर है आपका बी। अब देखो ये एजेंडा कितने साल के लिए, ईच 5.0 जो बनाया है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, 2022 में शुरू हुआ है और ये 3 साल के लिए ईच 5.0 को लाया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका 3 इयर्स। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस। देखिए नवंबर 2021 में इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 3 ओम्बड्समैन को मर्ज किया, एक तो बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006 जो था, बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006, दूसरा एनबीएफसी का जो ओम्बड्समैन था 2018 और एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का ओम्बड्समैन था 2019। तीनों को मर्ज करके इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई गई थी 12 नवंबर 2021 में। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम अंडर द परव्यू ऑफ द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ एंड अबव, ओनली एनबीएफसी एंड सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के अंतर्गत आ गए। किसी के अगेंस्ट में भी कंप्लेंट करनी है तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को की जा सकती है। ओके, अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ कंप्लेंट कंस्टिट्यूटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में जो करंट ईयर गया है उसमें मैक्सिमम कंप्लेंट किसकी आई, लोन से रिलेटेड नहीं, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड नहीं, एटीएम विड्रॉल से रिलेटेड नहीं, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट एंड ट्रांजिशन। क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि कंप्लेंट भी डिजिटल की ज्यादा आएंगी। तो मैक्सिमम 42.2% जो कंप्लेंट थी वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट या उससे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट थी जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को मिली इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ओके, नंबर कौन है, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये आंसर आ गया आपका सी। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमारे पास एक दो क्वेश्चन और हैं। What was the purpose of nationwide intensive awareness program launched by the launched on the World Consumer Day on 15th March 2022। 15 मार्च 2022 को जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे था उसके पीछे व्हाट वाज द पर्पज ऑफ नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके पीछे पर्पज क्या था, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंप्लेनेंट इन लॉजिंग देयर कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट लॉन्च करने में मदद करना, टू इंप्रूव द रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट को जल्दी से डिस्पोज करना, टू स्ट्रेंथन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जो चल रही है उसको स्ट्रेंथन करना, एजुकेशन बढ़ाना बाय द डिपार्टमेंट एंड ओम्बड्समैन ऑफिस और दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेट करें लोगों को कि आप कंप्लेंट का किस तरह से रिजोल्यूशन ले सकते हैं, अगर आपकी कंप्लेंट पेंडिंग है तो किस तरह से कंप्लेंट को स्पीड अप करा सकते हैं, उसके बारे में अल्टीमेटली उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इसका पर्पस था। और नन ऑफ द अबव तो रॉन्ग आंसर है ही। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। व्हाट इज द पार्शियल रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट डायरेक्टिव ऑफ एसकेएम बैंक। मैंने आपको बताया था स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एसकेएम बैंक है, इसकी इंडिया में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया था आरबीआई ने। इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे 15 मार्च 2023 तक, 15 मार्च 2023 तक, 15/3/2023 तक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप लेवलाइज रेमिटेंस स्कीम जिसको एलआरएस कहते हैं, जिसमें $2.5 लाख तक का रेमिटेंस अलाउ है, उसके कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। परंतु इसमें पार्शियल रिलैक्सेशन दिया है अभी आरबीआई ने, वो रिलैक्सेशन दिया है अलाउइंग ओनली एटीएम और पोस्ट ट्रांजेक्शंस अंडर एलआरएस स्कीम थ्रू केवाईसी कंप्लेंट। इंटरनेशनली एक्टिव डेबिट जो कार्ड हैं, इंटरनेशनली एक्टिव केवाईसी कंप्लायंट जो डेबिट कार्ड हैं उन पे एटीएम और पॉस के ट्रांजैक्शंस एलआरएस में अलाउ किए हैं। ये इसमें रिलैक्सेशन अभी पार्शियली रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। अलाउइंग ऑल ट्रांजैक्शन एलआरएस गलत है, रिड्यूसिंग द फीस ऑफ एलआरएस गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है आपका बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 22 क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्ट में मिला के आपको जनवरी से रिलेटेड जितने भी आरबीआई के सर्कुलर हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइन क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।